हाल ही में बहुत पॉपुलर बायोटेक्नोलॉजी हाशी एगाइली ने मार्कीकोक के बाहर करीबन 30,000 बच्चों को पैदा करने वाली एक रिवॉल्यूशनरी आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोलाइफ पब्लिकली के सामने देखो रिवील किया। वो भी काफी अच्छी तरीके से समझाया कि ये चीज कैसे काम करती है। उनके हिसाब से देखो 30,000 बच्चों को माँ के कोक के बाहर में कुछ ऐसे पॉट्स में जन्म दें और इतने ज्यादा फिटेसेस एक साथ होने के बावजूद भी वो फैसिलिटी आपको पर्टिकुलरली अपने बच्चे की हेल्थ 24/7 ट्रैक करने को आपको सुविधा देगी। और रही बात बच्चों को महसूस करने के लिए, तो डॉक्टर एल्गाइली ने इसके बारे में भी सोच रखा है। ये टेक्नोलॉजी कुछ इस हिसाब से डिजाइन है, जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाएगा आप लिटरली देखो घर बैठे बैठे उसका लात मारना महसूस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको अपने आवाज से उसे रूबरू करवाना है, ऐसा भी फैसिलिटी दिया जाएगा जो कि आप यहाँ से गाना गाओगे और उसे देखो वहां पे लाइव प्ले होगा, जो कि सच में अनबिलीवेबल है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट ये है, ये सब चीज का स्टार्टिंग देखो आयरोनिकली एक अंधविश्वास से हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1500 एडी में, जब एक स्विस फिजिशियन पैरासेल्सस ने कहा था किसी औरत के बाहर बच्चे को जन्म देने के लिए सिर्फ 2 ही चीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें किसी एक इंसान का स्पर्म और एक घोड़े की खाद। जी हाँ, आपने सही सुना, घोड़े की खाद मतलब कि वही भाई जो आप समझ रहे हो, खाद। उनका ये कहना था कि जैसे हम लोग बीज बोने के बाद उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इंसान के स्पर्म और घोड़े की खाद को मिक्स करके उसके ऊपर ब्लड की बूंदे छिड़के और लगभग 40 दिनों के अंदर ही देखो एक बच्चा पैदा हो जाएगा। और उस टाइम ये सब सुपरस्टिशियस काफी ज्यादा चर्चा में थे। कुछ साइंटिस्ट तो औरत के वोम को देखो मायावी जाल मानते थे। उस टाइम साइंटिस्टों की सोच कुछ ऐसी थी, उन्हें लगता था कि स्पर्म छोटे छोटे इंसान होते हैं जो कि सीमेन में इधर उधर तैरते रहते हैं, और औरत की बॉडी एक ऐसा बर्तन होता है, इसमें स्पर्म देखो एक बच्चे के रूप में बड़े होते हैं। और सपोज देखो उस टाइम काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी, तो एक आम इंसान उस टाइम क्या सोचेगा कि वो बर्तन श्रापित है। उस टाइम मिस एक्सप्लेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आंसर था। तो फाइनली फिर लोगों को ऐसा लगने लग गया कि औरत के वोम में उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, और अगर बच्चों को बचाना है तो उन्हें वोम के बाहर ही बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच सकते हो देखो उनकी सोच किस दिशा में जा रही थी। फिर कई साल बाद 1923 में एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हेल्डेन ने साइंस नॉवेल डेल डुलूस पब्लिक किया। इस नॉवल में उन्होंने एक काल्पनिक कहानी रची थी। डुपॉन्ट और शॉर्ट्स नाम के 2 काल्पनिक साइंटिस्ट 1951 के प्लेन एक्सीडेंट के एक मरी हुई औरत के ओवरी को करीबन 20 साल तक एक न्यूट्रिशन में डालकर उसे जिंदा रखते हैं, और उन ओवरी से निकले हुए एग को किसी न किसी इंसानी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके देखो एक आर्टिफिशियली बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये नॉवल काफी ज्यादा अच्छा था, और इसमें ऐसा लिखा भी था कि ये दोनों देखो 90% तक सक्सेस रेट तक पहुंच चुके थे। इसके बदौलत देखो साल 1968 आते आते फ्रांस एक ऐसा देश बन जाता है जो कि सालाना 60,000 बच्चे ये टेक्निक को यूज करके देखो पैदा करना चालू कर देता है। लेकिन देखो वो बुक में लिखी हुई सब कुछ एक कहानी थी, लेकिन उन्हें ये थोड़ी पता था कि आने वाले 100 साल के बाद जिसमें बच्चे सच में वोम के बाहर पैदा होना चालू हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे उन्होंने नॉवल में प्रिडिक्ट किया था। ये जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोलाइफ बनी है ये भी चुटकियों में नहीं बन गई। देखो जो बच्चों को इलेक्ट्रोलाइफ में ग्रो किया जा रहा है, सन 1996 दुनिया के सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, लेकिन काफी ज्यादा वियर्ड इलेक्ट्रोजेनिक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, जो कि एटलीस्ट 13 बकरियों का जान लेकर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में देखो साइंटिस्टों ने बकरियों का 14 फीटेसेस लिए थे और उन्हें देखो उनकी माँ के एम्यूनेटिक फ्लूइड में रखा था। ऐसा करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि साइंटिस्टों ने कुछ ही हफ्तों में देखो एक बकरी को देखो सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया था। तो फिर क्या इसी प्रोसेस को हसेमल एल्गाइली ने इसी चीजों को पूरे कॉन्सेप्चुअलाइज करके इलेक्ट्रोलाइफ फैसिलिटी जो कि पूरे दुनिया के सामने लाया। उन्होंने सोचा कि कुछ इस तरीके से हजारों पॉट एक आर्टिफिशियल वोम की तरह काम करेंगे। फिर उन्होंने बेबी की ग्रोथ और एक इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट के लिए एक आर्टिफिशियल एमनोइड फ्लूइड भरा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड माँ के बॉडी के पानी और बेबी के यूरिन से मिक्स होकर बनता है, जिसकी वजह से देखो बेबी को जरूरी ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज मिलते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड में माँ के बॉडी के पानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के सोल्यूशन के लिए देखिए इलेक्ट्रोलाइफ के फाउंडर ने लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन से रिप्लेस किया। लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन देखो लैक्टेट रिंगर का कॉम्पोजिशन और इंसानियों के वाटर के कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होते हैं, बिकॉज ऑफ विच जब डॉक्टर भी इंसानियों में देखो जब पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो उसे ही रेकमेंड करते हैं। खैर देखो इन पॉट्स में देखो आर्टिफिशियल फ्लूइड के साथ साथ और कई सारी मशीनरी भी कनेक्टेड होगी जो कि कंटिन्यूअसली आपके बच्चे को मॉनिटर करेगी। देखो सबसे पहले पॉट के अंदर देखो 360 डिग्री कैमरा दिन रात बेबी पर नजर रखे रहेगी, और इससे देखो आप आपके बच्चे को छोटे से बड़े चेंजेस देखो आप एक टाइम लैप्स की तरह अपने फोन में देख सकते हो। सपोज अगर आप चाहते हो कि 9 महीने के बाद आपका बेबी आपको तुरंत पहचान ले, इलेक्ट्रोलाइफ के हर एक इंडिविजुअल पॉड्स में कुछ राउंड स्पीकर्स भी लगे होंगे। आप अपने आवाज के साथ देखो आप अपने आप को उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एंड एट लास्ट देखो रही बात बच्चों की वाइटल साइंस को मॉनिटर करने की, तो उसके लिए देखो बेबी में पॉड के अंदर देखो 3 सेंसर
अटैच होंगे। पहला एक बायो इम्पिडेंस सेंसर जो कि एक वीक करंट पास कर बेबी के बॉडी के अंदर कितना पानी और कितना मसल ग्रोथ हुआ वो पता करेगा। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि ईसीजी जो कि बच्चों के हार्ट बीट का ध्यान रखेगा। एंड लास्टली फोटोपिल्थोमोग्राफी जो कि एक स्मार्ट वॉच की तरह बच्चे का ऑक्सीजन लेवल को अच्छी तरीके से नापेगा। अगर सब कुछ नॉर्मल निकला तो ठीक, और अगर कुछ गड़बड़ निकली तभी वहां पे फिर एक एआई कंट्रोल स्कैनर तुरंत बॉडी के डिफेक्ट और उनके पीछे के डीएनए गड़बड़ी इन दोनों को अच्छी तरीके से स्कैन कर लेगा। बेसिकली देखो आइडिया कुछ ऐसा है, बच्चे को स्पॉट्स के अंदर रखने से पहले स्पॉट के एआई सिस्टम में उस बच्चे के पेरेंट्स और सारी जेनेटिक डिसऑर्डर डीएनए डेटा लोड किया जाएगा और उसके बाद उस एआई का बस केवल इतना काम है कि उस बच्चे का हर एक नया डीएनए कंटिन्यूअसली उसके पेरेंट के साथ मैच करना है और उसे जहां पर भी लगे कि नॉर्मल डीएनए की जगह एक डिजीज कॉजिंग रेप्लिकेट हो रहा है वहां पे तुरंत एक हेल्दी डीएनए स्टॉक से एक हेल्दी डीएनए उठाकर वहां पे जाके फिट करना होगा। जितना जल्दी डिफेक्टिव डीएनए को आइडेंटिफाई करके कंपेयर करेगा उतना ही चांसेस बढ़ जाएगा उस सेल से पैदा होने वाला जनरेशन हेल्दी पैदा होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मस्त में केवल जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात किया है, कोई भी ऑर्डिनरी डिजीज के बारे में नहीं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो केवल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट के कारण होती है। सब चीज से बचा के रखेगा ये इलेक्ट्रोलाइफ। देखो इलेक्ट्रोलाइफ के डिजाइन से उसके पॉड देखो दो बड़े बड़े टैंक से कनेक्टेड होंगे। एक न्यूट्रिशन टैंक जो कि न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और काफी सारे एसेंशियल फ्लूइड को देखो पॉड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट टैंक जो कि बेबी सारा वेस्ट को कलेक्ट करके उसे देखो रिसाइकल करेगा। ये दोनों टैंक देखो बड़ी बड़ी पाइपों से देखो हर एक पॉड से कनेक्टेड होंगे। फिर आता आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बेबी की नाभि से। बेसिकली देखो होगा कुछ ऐसा, पहले तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देखो बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए इस टैंक में जाके होकर कलेक्ट होने लग जाएगा और जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट भारी मात्रा में जमा हो जाएगा उसे एंजाइमेटिक रिसाइकल टेक्निक से फिर से न्यूट्रिशन टैंक में डाला जाएगा। मतलब कि ये चीज की वजह से देखो बेबी एक सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट में डेवलप होगा। बेबी का डेवलप हो जाने के बाद बस सिंपल से एक बटन को प्रेस करके उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो इलेक्ट्रोलाइट बच्चे को देखो हर एक वो चीज देगी जो कि फीटस ग्रोथ होने के लिए चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, डीएचए, आयोडीन। लेकिन किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि इस सब की मात्रा कितनी होनी चाहिए बॉडी में। अगर गलती से भी कोई भी न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, जैसे कि अगर एक्सेस फ्लोरिक एसिड डाल दिया गया, बेबी के ब्लड सेल के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ब्रेन सेल सोचने और समझने की एबिलिटी दोनों बिगड़ सकती है। आपको इसके ऊपर क्या ख्याल आता है आप जरूर अपने कमेंट में अपने राय को बताना और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इतना दूर देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।